दिस इज पंकज एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर्जुना अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन टॉर्क हम लोग के कुछ टॉपिक्स रह गए थे। जैसे हम लोग का एक टॉपिक था जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, वो था कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का, ठीक है, रेक्टेंगुलर बोलो या फिर आप स्क्वायर बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि हाउ विल यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है, तो इस पर हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में कि हम लोग कैसे फाइंड करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। तो इस पर हमें करना है डिस्कशन और हम लोग फॉर्मूला बेस का चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता सो दैट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ यहाँ पर कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले कैसे, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का ये जो पार्ट है ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ लेंथ। ये हो गया हम लोग का लेंथ। और ये जो पार्ट है इसे हम लोग ब्रेड्थ या विड्थ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल डिनोट कर रहा हूँ बी से। और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मास है वो हम लोग कह देते हैं कि m है। अब इसका निकालना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक्सिस का जो पोजीशन है वो आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। बिफोर दैट मैं इसको कॉपी कर लूँगा सो दैट कि हम लोग बाद में इसको यूज़ कर सकें। अब देखिए ये रहा हम लोग का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जो रेक्टेंगल है वो आपका रोटेट कर रहा है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अब वैसे तो अगर मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है ml²/3। जबकि अगर आपके पास में एक्सिस पास हो रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे पिंक वाले हमने जो एक्सिस ड्रॉ की है इसके अबाउट अगर मुझे निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बन जाता है वो बन जाएगा mb²/3, ठीक है। सो ये जो पिंक वाले एक्सिस है इसके अबाउट mb²/3 और जो ग्रीन वाले एक्सिस है इसके अबाउट ml²/3। अब सवाल ये है कि हम लोग याद कैसे रखें कि हम लोग को ml²/3 कहाँ यूज़ करना है, mb²/3 कहाँ यूज़ करना है। तो बेसिकली इमेजिन करो कि हम लोग के पास में ये जो रेक्टेंगल है ये बहुत सारी छोटी छोटी रॉड से मिलकर बना हुआ है और जब रॉड के एंड से आपका एक्सिस पास होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाता है वो ml²/3 बन जाता है। तो सेम यहाँ पर आपके पास L लेंथ की बहुत सारी रॉड्स हैं जिनको मिला के हमने रेक्टेंगल बनाया। एक्सिस एक एंड से पास हो रही है इसलिए फॉर्मूला कितना हो गया ml²/3। सेम तरीके से अगर हम लोग ये इमेजिन करें कि ये जो रेक्टेंगल है बहुत सारी छोटी छोटी रॉड जिनका लेंथ है b के बराबर, इनसे मिलकर बना हुआ है और ये आपका एक्सिस सब एंड से पास हो रही है और प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mb²/3, ठीक है। तो इस टाइप से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है, जब आपके पास एक्सिस कुछ इस टाइप से या फिर इस टाइप से पास हो। इसमें हम लोग एक और केस कंसिडर कर सकते हैं जिसमें क्या होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से होके जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके लिए हमें फाइंड करना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस एक्सिस को आप चाहो तो इस टाइप से भी पास करवा सकते हो। अगेन ये आपका जो है पास हो रही है सेंटर से ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो केस लिया, पहले मैं इस वाले केस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटर से पास आपका हो रही है, ठीक है। और जब हम लोग जानते हैं जब रॉड की बात आती है और रॉड के लिए जब सेंटर से एक्सिस पास होती है तो जो फॉर्मूला आप लिखते हो ml²/12। तो यहाँ पर कौन सी वाली लेंथ को कट कर रहा है, ये b वाली लेंथ को कट कर रहा है इसलिए mb²/12। जबकि अगर हम लोग बात करें इस पिंक वाली एक्सिस को तो ये L लेंथ को कट कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। चाहो तो आप इसे सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो। इसके लिए कितना बन जाता है ml²/12,
ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि क्या हो कि अगर एक्सिस जो है वो आपका सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा हो बट प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ कर लेंगे, आप यूज़ कर लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विच विल बी आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई एक्स का वैल्यू यहाँ पर मैं इसे नाम दे रहा हूँ और ये आई वाई मैं इसे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई एक्स का वैल्यू कितना है एम बी स्क्वायर बाय 12 और आई वाई आपके पास कितना है एम एल स्क्वायर बाई 12। अब दोनों में m अपॉन 12 आपके पास कॉमन नज़र आ रहा है तो m अपॉन 12 आप कॉमन निकाल लो, आपके पास में जो बचेगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको सेम इन केस ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है तो फॉर स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। तो फॉर स्क्वायर कॉन्सेप्ट आपके पास सेम रहेगा, जस्ट लेंथ और ब्रेथ आपके पास इक्वल बन जाएगी। बाकी सारे फॉर्मूलेस आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा फॉर क्यूब, अगर आपके पास क्यूब है और आपको अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सेम आपके पास में क्यूब के लिए हम लोग जानते हैं हर एक एज जो होती है वो सेम लेंथ की होती है। तो आपने जो लगाया कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ स्क्वायर सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगेन जो है कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इफ एक्सिस पासिस फ्रॉम दिस एज। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या अगर पूछ लिया जाए कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल चेक करना है कि हम लोग के पास में पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है उसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक एक्सिस है येलो वाली, ये एक एक्सिस है रेड वाली, एक एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो आप आराम से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर क्यूब या क्यूबॉइड के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क पर डिस्कशन। सो नाउ अब हम लोग बात करेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है। सो टॉर्क जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है रोटेशनल फोर्स, ठीक है। बेसिकली इस रोटेशनल फोर्स का काम होता है किसी भी चीज़ को गोल घुमाना। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रेंच ड्रॉ किया हुआ है, इसमें मैं जो है अलग अलग फोर्सेस लगा रहा हूँ। एक फोर्स जो है वो है F1, एक दूसरा फोर्स है F2 और एक तीसरा फोर्स F है जो कि इंक्लाइंड है, ठीक है। अब खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोग इस रेंच की बात करते हैं, ठीक है, बीच में एक नट फंसा हुआ है और इस नट को हमें रोटेट करना है, ठीक है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाना है, ठीक है। इसके अलावा जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है या जो पोजीशन वेक्टर है वो है r, ठीक है। अगर हम लोग F1 फोर्स लगा रहे हैं विच इज़ टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये जो फोर्स है सिर्फ ढकेलेगा, इसमें जो है ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। सेम तरीके से अगर हम लोग F2 की बात करते हैं तो F2 जो है इस रेंच को इस नट से दूर लेकर जाएगा, मतलब अगेन ये जो है लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। बट अगर बात करें हम लोग इस F की जो कि इंक्लाइंड है, सो अगर ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसके दो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो कि आपके पास में रहेगा हॉरिजॉन्टल जो कहलाएगा F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो आपके पास में आ जाएगा वर्टिकल जो कि आपका कहलाएगा F sin थीटा। अब इसमें से भी अगर हम लोग बात करते हैं F cos थीटा की, तो F cos थीटा जो है इस रेंच को दूर लेकर जाएगा, मतलब लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेगा, इससे ये बिल्कुल नहीं घुमाने वाला, इसलिए F cos थीटा किसी भी टाइप का रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। बट अगर बात करें हम लोग F sin थीटा की, तो F sin थीटा जब हम लोग लगाएंगे तो इस रेंच को ये ऊपर की तरफ रोटेट करना स्टार्ट करेगा या फिर पुश करेगा, जिस वजह से जो रेंच है ये आपका रोटेट करेगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, फोर्स, कितना फोर्स लगाया हमने लगाया F sin थीटा, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो यहीं से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे टॉर्क का, विच विल बी इक्वल्स टू फोर्स
विच इज एफ साइन थीटा एंड पोजीशन वेक्टर आपके पास में जो है आर। ठीक है, सो टॉर्क जो है बेसिकली आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास में क्या होगा, इसके पास में हो जाएगा डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल हम लोग कैसे लगाते हैं, हम लोग थोड़ी देर में इस पर डिस्कशन करेंगे। सो एफ साइन थीटा आर जो है, इसको हम लोग और कौन कौन से तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोग एफ जो है उससे पहले लिख दे, फिर आर लिखे और फिर हम लोग लिख दे साइन थीटा। ठीक है, और हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि अगर ए क्रॉस बी आपके पास लिखा हुआ है तो इस ए क्रॉस बी का एक्सपांशन आपके पास में जो बनता है वो बनता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहाँ पर जो एन कैप है ये आपको ला कर देता है डायरेक्शन। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में एक वेक्टर विच इज़ फोर्स, दूसरा वेक्टर विच इज़ पोजीशन वेक्टर और साइन थीटा। ठीक है, सेम अगेन आपके पास फोर्स एक वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर, सेकंड वेक्टर और साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, टॉर्क आर क्रॉस एफ। ठीक है, सिक्वेंस में आपके पास हमेशा आर पहले आता है और एफ आपके पास बाद में आता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो टॉर्क है वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़, टॉर्क जो है डिपेंड करता है आपका फोर्स के ऊपर में। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो टॉर्क आपका डिपेंड करता है वो डिपेंड करेगा आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, कौन से पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, टॉर्क आपका डिपेंड करता है एंगल के ऊपर में। ठीक है, कि कितने एंगल पर आपका फोर्स लग रहा है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर में आपका टॉर्क डिपेंड करेगा। पहली चीज़ था फोर्स, दूसरी चीज़ पोजीशन कि आप कौन से पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो, और तीसरी चीज़ आप यहाँ पर एंगल कितना बना रहे हो। ठीक है, अब सवाल ये है हम लोग डायरेक्शन निकालते कैसे। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में होता क्या है कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा अभी भी, फॉर्मूला कितना था आपके पास में, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, सो टॉर्क जो है ये आपके पास रिजल्ट है जो कि आपको चाहिए। इसके अलोंग आपको मिलेगा थंब। दूसरा आपके पास में है आर पोजीशन वेक्टर, जो कि आपका बेसिकली फर्स्ट वेक्टर है, और फर्स्ट वेक्टर के अलोंग आप अपनी 4 फिंगर्स को अलाइन करते हैं। और तीसरा आपके पास में है एफ, जो कि आपका सेकंड वेक्टर है, और इसके अलोंग आप करते हो फिंगर्स को कर्ल। ठीक है, बेसिकली यहाँ 4 फिंगर मतलब आपके पास में जो आपके 4 फिंगर्स होंगे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 4 फिंगर्स है वो, तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर के अलोंग आप अपनी चारों उंगलियों को अलाइन करेंगे, और सेकंड वेक्टर के अलोंग आप उन उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो आपके पास में जिस भी डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में आपके पास टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आप आर के अलोंग अपने चारों फिंगर्स को अलाइन कीजिए, फिर एफ साइन थीटा के अलोंग जो है आप अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपके फिंगर्स घूमेगी। थंब आपका ऊपर साइड होगा, मतलब अबव द प्लेन होगा। तो ऐसे केस में जो टॉर्क है वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा या फिर आउटसाइड द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें जो चीज़ें सीखने मिलती वो ये है कि टॉर्क आपका आर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क आपका जो फोर्स है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है।
आपको पूछा जाए कि व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क विच इज टाउ एंड आर, सो इट विल बी 0 एंड अगेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क विच इज टाउ एंड एफ, अगेन इट विल बी 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो आपके पास 0 आता है। अगेन एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि ये जो टॉर्क है ना, ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि अलोंग द एक्सिस आपका एक्ट कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस टॉर्क को हम लोग जो है मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और अगेन एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कपल, ठीक है। सो कपल जो है इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर हम लोग लगाए, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रॉड लेनी है, ये आपके पास एक रॉड आ गई और इस रॉड को हमने क्या किया, यहाँ पर हिंज करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर यह फंसी हुई है। इसका मतलब ये ना तो आपका आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकती है, लेकिन हाँ इसमें एक काम हो सकता है, वो ये कि हम लोग अगर इस पर फोर्स लगाए, जैसे मैंने यहाँ से एक फोर्स F लगाया और इधर से मैंने एक और फोर्स F लगाया, तो ये जो है इसमें क्या करेगा, एक टर्निंग या फिर ट्विस्ट प्रोड्यूस करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे घर पर जो नल यूज़ होता है। इसके अलावा आपका जो वाटर बॉटल है, इसका जो कैप होता है, इसको अगेन ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते, जिस वजह से यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग कपल बोलते हैं, जो कि अगेन आपका टॉर्क का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अब हम लोग के पास फॉर्मूला टॉर्क का आ चुका है, इसका डायरेक्शन आ चुका है, कैसे फाइंड करते हैं हमने ये बात कर ली है, किस टाइप के टॉर्क क्वांटिटी हमने इसके बारे में बात कर ली। थोड़ा बहुत हम लोगों ने डायग्राम से भी समझा कि कैसे टॉर्क जो है परपेंडिकुलर फोर्सेस के कारण ही आता है, ठीक है। सो अब ये सब डिस्कशन के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इस टॉर्क के कॉन्सेप्ट का थोड़ा और डिटेल में फील लेंगे। ये रहा हम लोग के पास टॉर्क पर बेस्ड एक क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स, जो कि हम लोग के पास फोर्स का वैल्यू गिवन है 2i - 3j + 4k न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट, आपके पास पोजीशन वेक्टर है 3i + 2j + 3k, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट हमें निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू बन जाता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। जहाँ पर आर आपके पास में है पोजीशन वेक्टर, एफ आपके पास में है फोर्स और टाउ आपके पास में आता है टॉर्क, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको निकालना टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट के अबाउट आप यहाँ पर टॉर्क निकाल, वो पॉइंट आपका जो है इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, जबकि आपके पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा वो आपका फाइनल होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला बन जाता है पोजीशन वेक्टर का, वो आपके पास बन जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट हम लोग कौन है, हम लोगों के लिए फाइनल पॉइंट है 3i + 2j + 3k, और इनिशियल जो है आपके पास कौन सा है, ओरिजिन। और जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0i कैप 0j कैप + 0k कैप, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो वही बचने वाली है 3i + 2j + 3k, ठीक है। तो ये आपके पास में आ चुका है पोजीशन वेक्टर, और फोर्स तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसके लिए हम लोग जो है डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट जो आपके पास रो है यहाँ आ जाएगा i, j और k। इसके अलावा फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास r है, तो वो आपके पास में गिवन है 3i देन सेकंड आपके पास में है 2j,
और फिर आपके पास में 3k। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज़ करेंगे। रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी IJK यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, 2 एंड अगेन 3। जबकि हम लोग फोर्स की बात करें तो वो क्या है आपके पास में 2 -3 एंड 4। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपके पास में I है। अब ये जो I वाला कॉलम है इसके रो और कॉलम और रो को अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दे तो जो नंबर आपको दिखाई देंगे वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है 2 -3 3 एंड 4। ठीक है, देन सेकंड आपके पास में जो J है उसके आगे आगे माइनस आता है। देन आपके पास J वाला जो कॉलम है और रो, इसमें अगर हम लोग इसे और इसे भूल जाए तो हमें 3 2 और 3 4 नज़र आ रहा है। ठीक है, देन लास्ट आपके पास में आएगा K की जो कॉलम है और रो, इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए छिपा ले या भूल जाए तो हमें 3 2 और 2 -3 दिखेगा। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो J वाली टर्म है वो माइनस में होती है। चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो कि जब भी आप IJK लिख रहे हो तो आप ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस लगा दो। ठीक है, सो दैट कि आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद इतना हो जाए, अब डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करना है। सो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन जो है इसके साथ और देन सेकंड नंबर पर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और बीच में आएगा माइनस साइन। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा 2 4 8, बीच में माइनस साइन, 3 × -3 -9 होगा, बट यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस बन गया आपके पास प्लस। देन आपके पास -J, 3 4 12 -3 2 6 प्लस K, 3 × -3 -9, बीच में -2 × 2 4। ठीक है, इसको बस हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 9 + 8 हम लोग के पास बन जाएगा 17 I कैप जैसे कि वैसा। 12 - 6 आपके पास में 6 बचेगा और यहाँ माइनस इसलिए -6J। देन -9 -4 -13 होगा और यहाँ K है तो -13K। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका टॉर्क जो हमने फाइंड किया और ये हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क निकाल सकते बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि फाइंड करना है टॉर्क एक रॉड के ऊपर में ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस टॉर्क को आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट और पॉइंट O के अबाउट। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो वेट एक्ट करता है वो सेंटर ऑफ मास से एक्ट करता है और जो डायरेक्शन होता है वेट के एक्ट करने का वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास से mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, नाउ पहला सवाल ये है कि आपको टॉर्क निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टॉर्क का जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है कितना R×F। ठीक है, चाहो तो आप R×F लिखो, चाहो तो आप RF sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि R और F जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो हमारे लिए अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जो फोर्स का वैल्यू है वो तो mg नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ध्यान से आप सुनोगे। हमने कहा कि हम लोग R और F जो है हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर mg आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड है मतलब अलोंग द y एक्सिस है तो जो डिस्टेंस है वो अलोंग द x एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये 2D फिगर है तो अलोंग द x एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ एक और कि अगर हम लोग फोर्स को देखते हैं तो फोर्स आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और दूसरी चीज़ कि हम लोग जो पोजीशन ढूंढते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं हमेशा उस पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना हो। तो हमें टॉर्क कहाँ निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास से अगर मैं इस mj का डिस्टेंस ढूंढता हूँ तो ये ऑब्वियसली कितना आ रहा है 0, क्योंकि मेरा फोर्स जो है mg वो पास हो रहा है कहाँ से सेंटर ऑफ मास से, तो ऑब्वियसली इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होकर जा रहा है। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए इस mg का
सेंटर ऑफ मास से वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास में आ गया 0, फिर साइन तो खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 90 ढूंढते हैं यहाँ पर। तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर बनेगा mg इंटू 0 वो कितना बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ तो बस आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना हो, अगर उसी पॉइंट से आपका फोर्स भी पास हो रहा हो तो आप आंख मूंद करके वहाँ पर लिख सकते हैं कि टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि आपका फोर्स और जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0, इसलिए टॉर्क भी कितना हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। तो अगेन फॉर्मूला RF साइन थीटा, और अगर हम लोग परपेंडिकुलर ढूंढ ले R और F को तो साइन 90 बन जाएगा जो कि 1 के बराबर बनता है। ठीक है, अब चलिए ढूंढते हैं हम लोग फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स का वैल्यू तो mg हमेशा की तरह नज़र आ रहा है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, ये रहा आपके पास mg। तो मुझे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिल रहा है मुझे वो ये मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो कंप्लीट लेंथ अगर L है, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में आएगा, तो mg का जो डिस्टेंस है वो L/2 बन जाएगा। ठीक है, तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2, तो जो टॉर्क आपका आना चाहिए अबाउट द पॉइंट O इट विल बी mg L/2। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। और अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बेसिकली आप राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अलोंग द पोजीशन वेक्टर आपके पास में आपकी चारों फिंगर्स रहेंगी और जिधर फोर्स जा रहा है उधर फिंगर्स का कर्लिंग होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि फिंगर्स अलोंग द पोजीशन वेक्टर, कर्लिंग अलोंग द फोर्स। तो R क्रॉस F फिंगर्स को रोल करने पर आपको नज़र आएगा कि आपका जो थंब है वो इनसाइड द प्लेन जा रहा है और टॉर्क जो है वो आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको नेगेटिव लिखते हैं। रीज़न ये है कि इनसाइड द प्लेन होता है और इनसाइड द प्लेन के लिए हम लोग इस तरीके से क्रॉस शो करते हैं और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, वहीं पर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये आपका पॉजिटिव बन जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके पास ये डायरेक्शन बन गया इनसाइड द प्लेन, और जो टॉर्क आ रहा है वो आपके पास कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन है उसी को हमने हल्का सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, बस पिछले वाले केस में कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल रॉड थी, इस बार हमने इस रॉड को हल्का सा इंक्लाइन कर दिया। ठीक है, इंक्लाइन किया, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस बार जो रॉड है वो आपका एक थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, इस O पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, और सेंटर ऑफ मास उसके अबाउट भी आपको टॉर्क निकालना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं सोल्यूशन की। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टॉर्क निकालने कहा गया है, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg की वजह से, जो कि इस रॉड के ऊपर में एक्ट करेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट द पॉइंट O। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और अगेन अगर देखेंगे हम लोग तो यही आपके पास mg है, यही आपके पास सेंटर ऑफ मास है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उसी पॉइंट से आपका फोर्स पास हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, तो अगेन जो टॉर्क बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते कि टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। ठीक है, O पॉइंट के अबाउट। अब O पॉइंट के अबाउट मतलब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। ये रहा हम लोग का फोर्स। अगर लाइन ऑफ एक्शन आप चेक करना चाहो तो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइन ऑफ एक्शन आपको शो कर देता हूँ। इस तरीके से ये बन गई हम लोग के पास इसका लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, और मुझे ढूंढना है O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होता है L/2। ठीक है, और L/2 जो है इसने थीटा एंगल फॉर्म किया है विद द वर्टिकल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L/2 के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट जो कि आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा इस तरीके से, और एक कंपोनेंट आपके पास वर्टिकल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट आपके पास इसको हम लोग L/2 साइन थीटा बोल सकते हैं। रीज़न ये है कि जिसके साथ थीटा होता है वो हमेशा कॉस होता है, और कॉस यहाँ पर अलोंग द y वाले के साथ है, तो ये डिस्टेंस बनेगा L
कॉस थीटा बाई 2, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आधा होता है, इसलिए L बाई 2 कॉस थीटा, और ये बन जाएगा L बाई 2 साइन थीटा। अब देखेंगे हमारे काम का कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए mg पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर L बाई 2 कॉस थीटा देखा जाए तो वो तो mg को पैरेलल है और इसके वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, L बाई 2 साइन थीटा देखा जाए तो mg पर परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारे काम का कौन सा हो जाएगा, L बाई 2 साइन थीटा। ये बन गया r का वैल्यू, जबकि f का वैल्यू कितना है, mg। तो नेट टॉर्क आपके पास में आ जाएगा L बाई 2 साइन थीटा mg, ठीक है। अगेन डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो ये वापस आपके पास क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब इनसाइड द प्लेन आएगा और ये आपके पास नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है, लेवल अप क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है स्पीड u से एंगल थीटा, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग विथ हॉरिजॉन्टल मान लेंगे। देन फाइंड करना है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा और हमें क्लियर होगा। तो डायग्राम हम लोग के पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये हम लोग प्लेन ड्रॉ कर लेते इस तरीके से। यहाँ हमने किया है प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया विथ इनिशियल वेलोसिटी जो मेंशन है हम लोग के पास में वो है u। तो ये आपके पास में बन गया u, और जो एंगल है वो आपके पास में है थीटा, ठीक है। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास में हो गई x एक्सिस, ठीक है। क्या बोला बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u इस तरीके से एट एन एंगल थीटा, फाइंड करना टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट को आप प्रोजेक्ट करोगे उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये जो हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है इसका मास m मान लेते हैं, ठीक है, जिस वजह से इसका वेट बनेगा mg और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास बोला है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब इस वाले पॉइंट पर, जब इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका h मैक्स के बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो गया h मैक्स, ठीक है। इसके अलावा वेट की बात करें तो वेट mg आपका एक्ट कर जाएगा इधर में वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से, ये आ गया mg। इसके बाद क्या बोला है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये हम लोग o मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए आपके पास तो ये हो गया आपके पास mg, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला वापस हम लोग आर एफ साइन थीटा यूज़ करेंगे, मतलब आर और एफ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एफ तो मुझे यहाँ एम जी दिख रहा है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एफ में कोई इशू नहीं है, ये एम जी हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब सवाल ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है। अगर ये हम लोग के पास में फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आएगा कि आपको ये रहा वो, जो कि कंप्लीट रेंज का कितना बनना चाहिए, आधा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग रेंज बोलते हैं और एच मैक्स वाले पॉइंट पर आपके पास रेंज आधी हो जाती है। तो r बाय 2 और mg देखेंगे हम लोग तो हमें नज़र आएगा दोनों एक दूसरे पर कैसे है, परपेंडिकुलर। तो mg इंटू में r बाय 2। अब रेंज का हम लोग यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूला, जो कि हम लोग के पास कितना बनता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और ऑलरेडी आपके पास अपॉन में 2 था। तो फाइनल आंसर अगर टॉर्क का लिखेंगे हम लोग तो बन जाएगा mg u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में आपके पास 2g, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ नहीं थी, वो ये था कि आपको डिस्टेंस पता करना था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, और डायग्राम थोड़ा बहुत आपको गैस करना था कैसे बन पाएगी। तो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। जब वो मैक्सिमम मतलब h मैक्स पर पहुँचा तो ऑब्वियसली उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो इस o पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इस mg की वजह से आने वाले टॉर्क के बारे में हमें लिखना था, ठीक है। तो ये रहा आपके पास फोर्स, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों को हमने यहाँ पुट कर दिया, रेंज का फॉर्मूला पुट कर दिया, हम लोग के पास फाइनल आंसर मिल गया। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्योरली टॉर्क पर बेस्ड थे।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और उस पर बेस हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम जो है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट उस इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो टोटल फोर्स जो होते हैं, ठीक है, नेट फोर्स जो होता है वो आपके पास ज़ीरो होता है। इसे हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस ज़ीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस ज़ीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द जेड एक्सिस ज़ीरो, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझना चाहे तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक रॉड हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। रॉड की जगह पर हम लोग जो है एक और बेटर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग के पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो है m। तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ में जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा इसका वेट विच विल बी mg, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। और इसके अलावा जो दूसरा फोर्स इस सिस्टम पर लगना चाहिए वो हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और हम लोग जानते हैं कि अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम वाली हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। और ये आया कैसे, हमने यहाँ पर यूज़ किया कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई एक्सिस में आपको दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक तो mg जो कि नीचे एक्ट कर रहा है इसलिए मैंने इसे माइनस mg लिखा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि आपका ऊपर एक्ट कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस n लिखा, इक्वल टू आ गया ज़ीरो। सो यहाँ से अगर हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं तो ये n का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा mg के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से आप अलोंग द x एक्सिस भी इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं और अलोंग द z एक्सिस भी इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। बट बात हम लोग करेंगे आज मेनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जब भी बात चलती है आपके पास में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तो इसमें हम लोग कहते हैं कि नेट टॉर्क जो एक्ट करेगा वो कितना बन जाएगा, ज़ीरो। इसका बेस्ट एग्जांपल है सीसॉ जो कि हम लोग गार्डन में देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में सीसॉ लगा होता है जो कि कहीं पर सेंटर में इस तरीके से आपका पाइवोटेड रहता है, ठीक है, जिसके एक एंड पर एक पर्सन बैठेगा और दूसरे एंड पर दूसरा पर्सन बैठेगा। अगर मान ले कि इस पर्सन का जो मास है वो है 2 किलोग्राम और इधर वाला जो पर्सन है इसका भी जो मास है वो है 2 किलोग्राम, तो इनका जो वेट यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है, इधर से आपका एक्ट करेगा 20 न्यूटन और इधर से भी आपका एक्ट कर जाएगा 20 न्यूटन। अगर हम लोग मान ले कि ये सेंटर है, ठीक है, तो इस सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क बनेगा ज़ीरो बिकॉज ये बैलेंस्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला आपके पास 20 न्यूटन है इसके वजह से एक टॉर्क आएगा, ठीक है। अगेन हम लोग लेंथ मेंशन कर देते हैं कि डिस्टेंसेस की बात अगर करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपके पास में हम लोग 2 मीटर कंसिडर कर लेते हैं और अगेन सेंटर से लेके इस फोर्स तक का जो डिस्टेंस है इसे भी हम लोग जो है अगेन 2 मीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर ये इक्विलिब्रियम पर है इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जो फोर्सेस है इनके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। सो ये जो लेफ्ट एंड वाला आपके पास 20 न्यूटन है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा और ये जो राइट हैंड साइड वाला आपके पास 20 न्यूटन है ये क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा और दोनों जो है एक दूसरे के बराबर बराबर आ जाएंगे, ठीक है। सो इसी पर बेस हम लोग सॉल्व करेंगे आगे में क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के पास क्वेश्चन है ऑन द इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम वैल्यू ऑफ मास m शुड बी, ठीक है। तो यहाँ क्लियर कट आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो आपके पास सिस्टम गिवन है वो आपका इक्विलिब्रियम पर है। अगर इक्विलिब्रियम पर है इसका मतलब नेट टॉर्क, ठीक है, इस ओ पॉइंट के अबाउट कितना आना चाहिए, 0, ठीक है। मैं इस ओ पॉइंट के अबाउट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज जितने भी डिस्टेंसेस गिवन है सारे के सारे इस ओ पॉइंट से ही गिवन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टॉर्क बाय ईच फोर्सेस। तो चेक करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर एक्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्ट करेगा आपका 12 किलोग्राम का वेट विच विल बी 12 इंटू ग्रेविटी जी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास मास गिवन है इसके वजह से एक वेट आएगा विच विल बी mg। देन यहाँ पर आपके पास में है 3 किलोग्राम जिसकी वजह से एक और वेट आएगा विच विल बी 3g, ठीक है। अब निकालते हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क। तब ओ पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क चेक करेंगे तो जो आएगा टॉर्क वो आएगा बिकॉज ऑफ 12 किलोग्राम, बिकॉज ऑफ मास m एंड बिकॉज ऑफ 3 किलोग्राम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले 12 किलोग्राम से। तो जो 12 किलोग्राम वाला है इसके वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फोर्स का वैल्यू है 12g और डिस्टेंस है l, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग के पास में जो आ रहा है वो है 12 टाइम्स ऑफ g इंटू में डिस्टेंस आपके पास l, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इस m के वजह से जो टॉर्क आएगा इस o पॉइंट के अबाउट ये आने वाला है क्लॉकवाइज। तो वेट आपके पास में आ गया mg और डिस्टेंस आ गया l/2। सो अगेन ये बन जाएगा mg इंटू l/2, ठीक है। साइन की बात करते हैं अब। जो 12 किलोग्राम था उसके वजह से जो टॉर्क आया वो एंटी क्लॉकवाइज था और हम लोग जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, जबकि इस आपके mg की वजह से जो टॉर्क आया वो आपके पास क्लॉकवाइज है, इसलिए ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव। अब अगर बात करते हैं हम लोग 3 किलोग्राम की अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अगेन आपके पास क्लॉकवाइज जाने वाला है, मतलब ये वापस आ जाएगा माइनस। फोर्स है 3g और डिस्टेंस आपके पास में आ जाएगा l प्लस l/2 विच विल बी 3l/2 और इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 0, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सारे नेगेटिव टर्म्स को मैं दूसरे साइड भेज देता हूँ। तो ये बन जाएगा 12gl इज इक्वल्स टू mg l/2 प्लस 3 3 9 g l/2। डिनोमिनेटर सेम है आपके पास में, ठीक है। सो उससे पहले एक काम करते, g, ये g और ये g को हम लोग कर देते कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा अननोन जो आपके पास टर्म है वो है m। सो पहले इस 2 को हम लोग यहाँ भेज देंगे। सो ये आपके पास बन जाएगा 24। इसके अलावा g और l तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर आपके पास क्या बच गया m और यहाँ पर आपके पास में कितना बच गया 9, ठीक है। अब 24 माइनस 9 ये आपके पास m आ जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं कि m का वैल्यू कितना बन जाएगा 15 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप बात करते हो इक्विलिब्रियम की तो यहाँ पर अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क आपके पास कितना आ जाएगा 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास में है वो क्या कहा गया है कि एक रॉड है ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B एंड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि ये इक्विलिब्रियम पर है इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। द नाइफ्स आर एट अ डिस्टेंस d, जो दोनों नाइफ्स है A और B उनके बीच का डिस्टेंस आपके पास d मेंशन है फ्रॉम ईच अदर। और एक और चीज़ आपके पास कहा गया कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द A। नॉर्मल रिएक्शन A के ऊपर कितना आएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन पर बेस पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सो डायग्राम हम लोग के पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 2 नाइफ एजेस A और B। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ जो मेंशन है वो ये कि जो सेंटर ऑफ मास है वो A वाले नाइफ से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस आपके पास में आ जाएगा वो कितना बन जाएगा d माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। एक और चीज़ जो हमको यहाँ नज़र आएगी कि जो वेट है जो कि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है W, वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा। फिर यहाँ पर 2 सपोर्ट्स हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आपका B के ऊपर जाएगा विच विल बी NB और एक और नॉर्मल रिएक्शन आपका A पर जाएगा विच विल बी NA, ठीक है।
अब यहाँ से हमको पूछा है लास्ट में निकालने के लिए कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, मतलब एन ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पर बी के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो मान सकते हो, या फिर ए के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो मान सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो फिलहाल तो मैं बी के अबाउट मानूंगा, बिकॉज मुझे एन बी का कोई काम है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी टॉर्क निकाला जाता है, ठीक है, अगर हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे और फोर्स भी अगर वहीं से पास हो रहा हो, तो ऐसे केस में उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क बनता है वो ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, तो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन उठा रहा हूँ कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी कितना आना चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट जब आप टॉर्क लेंगे तो आपको एक क्लॉकवाइज फोर्स मिलेगा विच विल बी डब्लू, और ये जो डब्लू है वो कितने डिस्टेंस पर है, वो है आपका d माइनस एक्स पर। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज से इसलिए आगे में आ जाएगा माइनस। अगर एन ए की बात हम लोग करते हैं तो एन ए जो है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस आएगा। इसके अलावा इसका डिस्टेंस अगर आप इस बी पॉइंट से चेक करते कितना है, d इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। अब नेगेटिव वाले टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। सो एन ए इन टू डी इज इक्वल्स टू डब्लू डी माइनस एक्स। सो यहाँ से अगर एन ए का वैल्यू निकाला जाए तो एन ए का वैल्यू मिल जाएगा डब्लू डी माइनस एक्स अपॉन में आपके पास में आ जाएगा डी। तो ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन एट ए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक और चीज़ जो कि पूछा नहीं है बट हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको एन बी भी निकालने बोलता तो आपको वापस फिर से टॉर्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यूज़ करेंगे मैकेनिकल, जिसमें आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेट फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस ज़ीरो, क्योंकि फिलहाल ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब बैलेंस कंडीशन में है। तो जितने फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं उतने ही फोर्सेस आपके पास नीचे आ जाएंगे। ठीक है, एन बी हमें निकालना है, इसके बाद एन ए हमने जस्ट निकाला, डब्लू डी माइनस एक्स अपॉन में आपके पास डी। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास पे एन बी का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है कुछ नेक्स्ट वाला इस टाइप से है कि आपके पास एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है और हैंग हो रही है, जैसे कि हम लोग को डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर हो गया सपोर्ट, जिसके हेल्प से यहाँ दो थ्रेड्स या दो स्ट्रिंग्स लगी हुई है, जिसके हेल्प से यहाँ पर एक रॉड जो है वो लटकी हुई है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो वेट है mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है। स्ट्रिंग में हम लोग जानते हैं जो फोर्स आता है वो टेंशन फोर्स होता है, इसको हम लोग टी बी नाम दे देते हैं, इसको हम लोग टी ए नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें टी ए और टी बी निकालना है। सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली आपका बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम जो है आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगी, एक सेकेंड ना। डायग्राम कुछ इस टाइप से आपके पास में है, यहाँ से यहाँ l/2 हो जाएगा एग्जैक्टली सेंटर, यहाँ से यहाँ आपके पास में l/4 है, और ये आपके पास बचा हुआ लेंथ l/2 था। इस पूरे l/2 में से अगर आप l/4 को माइनस कर दो तो आपके पास बचा हुआ डिस्टेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अगेन सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, तो अगेन आप यहाँ पर जो है कंडीशन यूज़ कर सकते हैं नेट टॉर्क वाली, इसको ए नाम दे देंगे, इसको बी नाम दे देंगे। तो हम लोग ए के अबाउट फिलहाल ले लेते हैं कि नेट टॉर्क कितना आ रहा है, ज़ीरो। ठीक है, अब ए के अबाउट नेट टॉर्क आपके पास ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग डिस्टेंस चेक करते हैं तो कितना बन जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस था l/2 जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें से l/4 इतना पोर्शन हमने माइनस कर दिया, तो जब आपके पास आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा l/4 के बराबर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट लेते हैं टॉर्क। इस ए पॉइंट पर इस mg की वजह से जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस में होता है, और डिस्टेंस जो है इस ए पॉइंट से यहाँ तक का कितना है, l/4। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग टी बी की बात करते तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, मतलब प्लस टी बी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखें तो ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस l/4 है, दोनों को ऐड कर देंगे इस तरीके से l/2 प्लस l/4, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3l/4। ठीक है, तो टी बी का जो डिस्टेंस है
यहाँ से लेके यहाँ कितना आ रहा है 3l/4 इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। नेगेटिव टर्म को हम लोग दूसरे साइड भेज देते, टी बी इंटू 3l/4 इज इक्वल्स टू mg इंटू l/4। सो ये l/4 और ये l/4 आपके पास हो जाएगा कैंसिल। सो टी बी का जो वैल्यू है वो सीधा सीधा आपके पास बन जाएगा mg/3। ठीक है, तो बी पॉइंट पर जो टेंशन आया वो कितना आया mg/3। अब हम लोग ए पॉइंट पर भी निकाल लेते हैं, तो क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग लीनियर इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जितने फोर्सेस ऊपर उतने ही फोर्सेस नीचे। तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर एक टी ए लग रहा है, एक टी बी लग रहा है और नीचे में आपके पास एम जी लग रहा है। अब मुझे टी ए का वैल्यू चाहिए, सो ये बन जाएगा एम जी माइनस टी बी। इसके बाद टी बी जो है इसका वैल्यू हमने जस्ट निकाला है mg/3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 2mg/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अगेन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल किया और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है इसका भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम।